यहाँ मामला बखैरो भी तय हो गया और उनकी आदमी माल लेकर सरहद पार गए। वो माल तकरीबन 12 लाख रुपए की मालियत का था और उसमें कम से कम 4 लाख रुपए मुनाफे की तवक्को थी। 2 लाख हाजी के हिस्से में आता और 2 लाख माजे गुज्जर के हिस्से में। एक रात ये मुनाफा खासा माकूल था, इतना ही माल अगली रात भी जाने वाला था। वो लोग जब हाजी की कोठी पर वापस पहुंचे तो सुबह के 4 बज रहे थे। माजा गुज्जर बुरी तरह थक गया था। हालत वो इस किस्म की बाल गोर का आदि था, लेकिन आज उस पर थकन सवार थी। हाजी की कोठी पर वापस आकर ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही वो सोफे पर लेटिया। उसकी आंख लगी थी कि हाजी ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया। क्या बात है यार हाजी, ऊँग कर आंखें बलते हुए बोला, क्या क्यामत आ गई क्या? सोने क्यों नहीं देते? विल्लू आया है, हाजी ने कहा। वो जो खबर लेकर आया तुम्हारे लिए क्यामत से कम नहीं हो भी। विल्लू, ये नाम सुनते ही माजे गुज्जर के दिमाग पर तारी वीन का खुमार गायब हो गया। बिल्लू उसकी नहर वाली कोठी का चौकीदार था। वो इक्कू और बिल्लू को बताकर आया था कि हाजी की तरफ जा रहा है और रात उसी के साथ रहेगा। इक्कू को तो मालूम ही था क्योंकि वो तो खुद भी उसके साथ ही जाने वाला था, लेकिन समीना की वजह से वो उसे छोड़ गया था। और इस वक्त बिल्लू की आमद का सुनकर माजे का माथा थिनका था। कहाँ है वो? बुलाओ उसे, क्या खबर लाया है? माजा गुज्जर कहते हुए झटके से सोफे से उठ गया। मायर बरामदे में खड़ा है, जाकर पूछ लो, हाजी ने कहा। माजा गुज्जर नंगे पांव ड्राइंग रूम से निकलकर बरामदे में आ गया। बिल्लू बरामदे की एक सतून से टेक लगाए खड़ा था। वो माजे को देखकर एकदम सीधा हो गया। क्या बात है बिल्लू, क्या हुआ? माजी ने उसे देखते ही पूछा। उस्ताद, वो बिल्लू कहते कहते रुक गया। उसके चेहरे पर अजीब से खौफ के तातरात नुमाया थे। बताता क्यों नहीं, क्या बात है? माजी ने उसे घूरा। उस्ताद, ही खूब कत्ल हो गया है, बिल्लू ने रुक रुक कर कहा। क्या बकवास करते हो? माजा गुज्जर धाड़ा। किसने कत्ल किया उसे? कोठी पर हमला उड़ाया था क्या? नहीं उस्ताद, बिल्लू ने जवाब दिया। लड़की ने उसे गला गूंद कर मार दिया है। उसके गले में रस्सी लिपटी हुई थी। क्या बक रहे हो? माजा गुज्जर बिन्ना गया। वो कमजोर और मामूली सी बुजुर्ग लड़की इक्कू जैसे आदमी का गला घोट सकती है? पता नहीं उस्ताद, ये सब कुछ कैसे हो गया? बिल्लू ने जवाब दिया। कुत्तों पे भौंकने की आवाज सुनकर मैं कोठी के पिछली तरफ गया था। कुत्ते ऊपर की तरफ मुंह उठाकर देख रहे थे। मैंने ऊपर देखा तो वो लड़की छत के रास्ते टाइली की चाकू के जरिए कोठी की दीवार के बाहर कूदने की कोशिश कर रही थी। मैंने गोली चला दी, मगर वो दीवार के बाहर छलांग लगा चुकी थी। उस वक्त तक मैं नहीं समझ सका कि ये वही लड़की थी जिसे इक्कू पकड़ कर लाया था। मैं उसे कोई चोर ही समझा था। मैं चोर चोर का शोर मचाता वो कोठी से बाहर निकल कर भागा। दूसरी कोठियों से भी कुछ लोग शोर सुनकर बाहर आ गए थे। वो भी उसे तलाश करने लगे। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि इतने शोर के बावजूद इक्कू बाहर नहीं निकला था। मैं वापिस आकर दरवाजा खटखटाने लगा, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। एक कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैं अंदर कूद गया। वो लड़की अंदर कहीं भी मौजूद नहीं थी। फिर जब मैं तुम्हारे कमरे में दाखिल हुआ तो बिस्तर पर इक्कू की लाश पड़ी थी। उसके गले में रस्सी लिपटी हुई थी और जबान मायर को निकली हुई थी। मैं उसकी शक्ल देखकर ही डर गया था। उस्ताद, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर? माजा गुज्जर बुड़बुड़ाया। हाँ उस्ताद, वो लाश अब भी वहीं पड़ी है, बिल्लू ने जवाब दिया। वहाँ कौन है? माजा गुज्जर ने पूछा। गेट पर 7 वाली कोठी का चौकीदार है उस्ताद। 2-3 आदमी और भी हैं। मैंने चौकीदार को मना कर दिया था कि किसी को अंदर ना जाने दे, बिल्लू ने बताया। किसी को बताया तो नहीं कि कोठी पे कोई लड़की भी मौजूद थी? गुज्जर ने पूछा। नहीं उस्ताद, बिल्लू ने नफी में सारी लाया। मैंने लोगों से यही कहा था कि चोर कोठी में घुस गया था। ठीक है, चलो मेरे साथ, माजे गुज्जर ने कहा और ड्राइंग रूम में आ गया। हाजी अभी ड्राइंग रूम में खड़ा था। क्या हुआ? किसने कत्ल किया इक्कू को? उसने पूछा। पता नहीं यार, हर बादी उल्टी पड़ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस वक्त तो जा रहा हूँ, माजे गुज्जर ने कहते हुए जूते पहने और बाहर आ गया। बिल्लू किसी पड़ोसी की मोटरसाइकिल लेकर आया था जो कोठी के बाहर खड़ी थी। बिल्लू बाहर चला गया। माजे गुज्जर पोर्ट में खड़ी हुई अपनी कार में बैठ गया। मोटरसाइकिल आगे था और कार उसके पीछे। सड़कों पर ट्रैफिक नहीं था, इसलिए उनमें से किसी को तेज रफ्तारी में दुश्वारी पेश नहीं आई। इस तरह उन्हें नहर वाली कोठी तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कोठी के गेट के सामने पड़ोसियों पे चौकीदार और 3 और आदमी थे। वो भी आसपास की कोठियों के मुलाजम ही थे। माजा गुज्जर कार से उतरकर तकरीबन दौड़ता हुआ कोठी में दाखिल हो गया। बिल्लू भी मोटरसाइकिल खड़ी करके उसके पीछे दौड़ा। माजा गुज्जर अपने बेडरूम में आया तो सर्दी महसूस कर से ही त्रिकप गया। उसने एसी की तरफ देखा जो चल रहा था। फिर वो बेड की तरफ देखने लगा। उसकी लाश इस तरह पड़ी थी कि उसकी एक टांग नीचे लटकी हुई थी और बाकी जिस्म बिस्तर पर था। उसके गले में सुर्ख रंग की वो रस्सी लिपटी हुई थी जिससे उसकी बेटी खेला करती थी। बिक्कू का खून आलून थे। थोड़ी और गर्दन पर भी खून जमा हुआ था और खून का एक डब्बा बिस्तर की चादर पर भी पड़ा था। गालिबन सांस रुक जाने से फेफड़े फट गए थे और जब उसे छोड़ा गया था तो खून बह निकला था। माजे गुज्जर को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यह सब कुछ किस तरह हुआ होगा। समीना जवान थी, हसीन थी। रात को कमीज उतारने की कोशिश में वो जिस तरह नींद बरहना हो गई थी, उसे बेकर इक्कू जैसे शख्स को अपने सफली जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया था।
उसने तनाई से फायदा उठाते हुए समीना को पटाने की कोशिश की होगी। कमरे का एसी चल रहा था और मुमकिन है समीना अपनी मर्जी से इस कमरे में आई हो, लेकिन वो इक्कू का दिल खुश करने के लिए नहीं आई होगी। उसे जब पता चला होगा कि इक्कू अकेला है तो उसने भी कोई मंसूबा बना लिया होगा और वो अपने मंसूबे में कामयाब रही थी। उसकी बेटी के खेलने की ये रस्सी काली सी कमरे में पड़ी हुई थी। समीना ने मौके से फायदा उठाया था और रस्सी से इक्कू का गला घूंटकर भाग निकली थी। माजा गुजर कमरे से बाहर आ गया। बिल्लू हाल में खड़ा था। सीढ़ियों का ऊपर का दरवाजा खुला हुआ उस्ताद उसने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इक्कू को कत्ल करने के बाद वो इस तरफ से भागी थी। माजा गुजर छत पर आ गया। ताली की मूर्ति जाग छत तक पहुंची हुई थी। माजा गुजर को समझने में देर न लगी कि समीना ने इक्कू को कत्ल करने के बाद फरार के लिए यही रास्ता इस्तेमाल किया था। वो छत पर इधर उधर देखता हुआ दोबारा नीचे आ गया। पुलिस को इतना दी? उसने बिल्लू से पूछा। नहीं उस्ताद, बिल्लू ने जवाब दिया। पहले तो मैं लोगों के साथ उस लड़की को तलाश करने की कोशिश करता रहा, फिर तुम्हें बताने के लिए चला गया। ठीक है, मैं पुलिस को इतला देता हूँ। और एक बात सुनो, मांझे गुज्जर ने बिल्लू की तरफ देखते हुए कहा, रात को यहाँ कोई लड़की नहीं आई थी। वो कोई चोर था जो दरख्तों के जरिए छत के रास्ते अंदर दाखिल हुआ था। वो चोरी करने की नीयत से आया था, लेकिन कमरे में सोए हुए इक्कू की आंख खुल गई। चोर ने इक्कू को रस्सी से गला घूंटकर हलाक कर दिया और छाती के रास्ते दरख्तों के जरिए फरार हो रहा था कि कुत्तों की आवाज सुनकर तुम उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। तुमने दरख्त पर चोर तो दे पर पहले ललकारा, फिर गोली चला दी, लेकिन चोर दीवार के दूसरी तरफ कूद कर भाग निकला। तुम महल्ले के लोगों के साथ चोर को तलाश करते रहे, फिर वापस कोठी में आकर दाखिल हुए तो यहाँ इक्कू की लाश पड़ी थी। तुम मुझे इतला देने के लिए चले गए, समझ गए? माजा गुजर ड्राइंग रूम में आ गया और बूंद रिसीवर उठाकर मुकामी पुलिस स्टेशन का नंबर डायल करने लगा। यह टेलीफोन अभी 3 दिन पहले ही लगा था। वो पुलिस में इतला देने के बाद ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। वो सोच रहा था भी जैसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए था, लेकिन वो बजाय लादक सी और बुज़दिल नजर आने वाली लड़की किस कदर चालाक और खतरनाक साबित हुई थी। माजी को अपनी हमाकत पर भी ताव आ रहा था। उसने समीना को महज एक कमजोर और बेरपोक सी औरत समझ लिया था जो उसके सामने बहुत सेध थर थर कांप रही थी, लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि वो शारक की साथी थी। शारक का ख्याल आते ही उसके दिमाग में लावा छाप खोलने लगा। वो बेदर पे उसे शिकस्त दे रहा था। वो शारक को अपने सामने झुकाने के लिए चालें चल रहा था, लेकिन ना सिर्फ ये कि हर चाल नाकाम हो रही थी, बल्कि बादी उसी के खिलाफ पलट रही थी। सबसे पहले उसने निक्के पहलवान को पकड़ा था। वो निक्के पहलवान के जरिए शारका को यह ठिकाना मालूम करना चाहता था, मगर निक्के पहलवान ने जान दे दी थी। शारक के बारे में कुछ नहीं बताया था। निक्के पहलवान की लाश गांव वाले डेरे पर गोबर में दबा दी गई को, लेकिन 2 दिन बाद ही पुलिस ने उस गांव वाले डेरे पर छापा मारकर लाश दरियाफ्त कर ली थी और उसके 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया था। उसी रोज पुलिस को दारोगा वाला से शादीपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर ट्रैक्टर के पीछे खेतों से एक आदमी की लाश मिली थी, जिसे बागबानपुरा के बदमाश और मुनशियात फरोज बग्गे की हथियत से शनाख्त कर लिया गया था। मांझा गुजर सिर्फ चंद घंटों के लिए रोपोश रहा था। उसने पुलिस को चढ़ावा चलाकर उनकी तसल्ली करा दी कि वो कई रोज से गांव वाले डेरे पर नहीं गया और यह कि निक्के पहलवान के कत्ल से उसका कोई ताल्लुक नहीं। उसने अपने गिरफ्तार होने वाले आदमियों को भी तसल्ली दी कि वो परेशान ना हो, वो ज्यादा देर तक तकजर नहीं रहेंगे। मांझा गुजर को समझने में देर न लगी तो उसके गांव वाले डेरे पर पुलिस के छापटे और बग्गे के कत्ल में शारक का हाथ है। बग्गा की तरह शारक के हाथ लग गया होगा और शारक से निक्के के बारे में मालूम कर लिया होगा, फिर उसे भी कत्ल करके लाश खेतों में फेंकवा दी। माचा गुजर उस सदमे से पूरी तरह संभलने भी ना पाया था तो उसके निस्बत रोड वाले अड्डे पर पुलिस ने अल्लाह भेज दिया। उस वक्त वो खुद भी उस अड्डे पर मौजूद था। पहले तो वो यही समझा था कि मुकामी थाने की पुलिस के 2-4 कांस्टेबल चर दौड़े होंगे, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि ये छापा एक आला पुलिस अफसर की सरगर्दगी में मारा गया था और उसमें पुलिस के 2-4 नहीं कम अज कम 2 दर्जन मुसल्लह आदमी शामिल थे। मुकाबले के दौरान ही पुलिस को मजीद कमर हुआ गई। इसी दौरान माजा गुजर के 2 आदमी मारे जा चुके थे। माजा और उसके साथी बुरी तरह घेरे में आ गए थे। माजे ने यके बाद दी गए 2 दस्ती बम पुलिस की तरफ फेंके थे, जिनमें से एक तो फट नहीं सका था, दूसरा बम फटा तो पुलिस वाले भी गड़बड़ा गए थे और माजे इस सूरत से फायदा उठाते हुए 2 आदमियों समेत अकवी सिम से फरार होने में कामयाब हो गया था। उस छापे के बाद वादे गुजर ने अपनी स्कूटी में पनाह ली थी, क्योंकि उसके ख्याल में महफूज तरीन पनाहगाह थी। इसी दौरान मादा गुजर एक तरफ मुख्तलिफ कहानियों को बीच में डालकर पुलिस से मुखा की कोशिश करता रहा और दूसरी तरफ उसे अपने आदमियों के जरिए शारक की तलाश जारी रखी। पुलिस से तो मुखा हो गया, लेकिन शारक का कई रोज गुजरने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। वो तो इस तरह गायब हो गया था जैसे इस दुनिया में उसका वजूद ही ना रहा हो। और गविश्ता रात उसका सुराग मिला भी तो उसके आदमी से पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके। उसके बरफ सिक्कों के कहने के मुताबिक वो उनके एक आदमी को मार कर बाहर निकलने में कामयाब हो गया था।
माजे के आदमी शारक के साथी को पकड़ लाए थे, जो मर्द की बजाय औरत साबित हुई थी। माधे उसे एक कमजोर और डरपोक औरत समझकर इक्कू की निगरानी में छोड़कर चला गया था। मां जब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि बाहर से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, चौधरी साहब कहाँ हो भाई, ये सब क्या हो रहा है। वो माध्य के साथ वाली कोठी में रहने वाले गफूर भट्ट की आवाज थी। गफूर भट्ट कपड़े का होलसेल व्यापारी था। यहाँ सभी कारोबारी लोगों की कोठियां थी। शरीफ लोग थे जो अपने काम से काम रखते थे, सुबह जाते और रात को घर लौटते। इस कोठी में मुंतकिल होने के बाद एक दो पड़ोसियों से मुलाकात उसकी हुई थी। वो जब भी इस कोठी में आता ठीक ठाक फुलिये में आता। आओ आओ भट्ट साहब। माजा रायदारी से निकलकर बरामदे में आ गया। ये क्या गड़बड़ होगी चौधरी साहब, पुलिस को इतला दी या नहीं। भट्ट साहब ने पूछा। मैंने टेलीफोन कर दिया है और मेरा गैर पुलिस पहुंचने ही वाली होगी, माजे ने जवाब दिया। लेकिन ये हुआ कैसे, चोर अंदर कैसे घुस आया, भट्ट साहब ने पूछा। मेरा गैर छत वाला दरवाजा रात को खुला रह गया था। चोर दरख्तों की शाखों के रास्ते छत पर आया और फिर नीचे पहुंच गया। मेरा मुरादम अंदर सो रहा था। शायद आहट से उसकी आंख खुल गई थी, लेकिन चोर ने शायद उसे संभलने का मौका नहीं दिला और गले में रस्सी लपेट कर गला घूर दिया और फिर गालमन डर कर उसी वक्त मार गया था और उसे कुछ चुराने का मौका नहीं मिल सका था। माजे गुज्जर ने जवाब दिया। बड़ी अफसोस की बात है, भट्ट साहब ने कहा। रात को चोर की आवाज सुनकर मैं भी बाहर आ गया था। लोगों ने चोर का पीछा तो किया मगर मुकाबू नहीं आ सका। मैंने आपसे एक मरतबा पहले भी कहा था कि पीछे वाली गाय नहीं होगी, कम अज कम 2 शाखें कटवा दे, मगर आप फेड़े जमींदार लोग दरख्तों को कटवाना गुनाह समझते हैं। मैंने भी कई मरतबा इन शाखों को कटवाने के बारे में सोचा था, मगर बात आजकल पर टलती रही, जिसका नतीजा इस वक्त भुगतना पड़ रहा है, बाजे गुज्जर ने जवाब दिया। वो भी बातें कर रहे थे कि गेट के सामने पुलिस थी। जीप आकर रुकी। एक सब इंस्पेक्टर और 4-5 पुलिस वाले जीप से उतरकर अंदर आ गए। बट सब पुलिस को देखकर खिसक गए। बाजा गुज्जर कुछ देर तक बरामदे में ही खड़ा सब इंस्पेक्टर से बातें करता रहा, फिर उन्हें लेकर अंदर आ गया। सब इंस्पेक्टर लाज और कमरे का मुआयना करता रहा। चौकीदार को भी अंदर बुला लिया गया। बिल्लू बड़ी महारत से पुलिस के सवालों के जवाब दे रहा था। सब इंस्पेक्टर कमरे से निकलकर छत पर आ गया। उसने छत वाले दरवाजे का भी अच्छी तरह मुआयना किया और उस जगह का भी जहां टाली की शाखें छत तक पहुंची हुई थी। सब इंस्पेक्टर ने उस कोठी के आसपास जो भी लोग मिले उनके बयानात कलम बंद कर लिए, जिससे वो उसी नतीजे पर पहुंचा कि रात को चोर इस कोठी में दाखिल हुआ था, जो कोठी के एक मुलाजिम को कत्ल करके कुछ चुराए बगैर फरार हो गया। और जब लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई जाने लगी तो माजे गुज्जर ने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, लाश की बेरुवती जरूर करनी है, मर गया बेचारा, अब इसकी चीर फाड़ तो ना की जाए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन दूसरी कानूनी कार्रवाई पूरी करनी होगी। मेरा मतलब है इसका डेथ सर्टिफिकेट और आप कानूनी कार्रवाई कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं। माजा गुज्जर ने उसकी बात काट दी। पुलिस 9 बजे वहां से रुखसत हुई। माजा गुज्जर उनके साथ ही गया था और इक्कू की लाश के सिलसिले में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने से पहले ये खबर वेरे जमीन दुनिया में फैल चुकी थी कि माजे गुज्जर के बंदे इक्कू को कत्ल कर दिया गया है। और फिर लाहौर की वेरे जमीन दुनिया से ताल्लुक रखने वालों से ये बात भी छुपी नहीं रह सकती कि इक्कू को किसी चोर ने नहीं, एक लड़की ने कत्ल किया था और वो लड़की शारक की साथी थी। समीना के हवाले से ज़ेरे-दरीन दुनिया में ये खबर फैलाने में बहर में अहम किरदार अदा किया था। माजे गुज्जर ने वो एक दिन तो खामोशी से गुजार दिया, फिर अड़ियल बैंसे की तरह फुनकारता हुआ पूरे शहर में दंदराने लगा। उसने अपने सारे आप भी पूरे शहर में फैला दिए, जो शिकारी कुत्तों की तरह शारक और समीना की बू सूंघते फिर रहे थे, लेकिन उन दोनों में से किसी का सुराग नहीं मिल सका था। माजे के वो कोठी भी अवकूफिया नहीं रही थी। वो सोच रहा था कि वो तो शारक का सुराग नहीं लगा सका, लेकिन शारक को उसकी कोठी के बारे में उसी रात पता चल गया होगा जब समीना इक्कू को कत्ल करके वहां से भागी थी। चौथे रोज किसी ने बाजे गुज्जर को इतला दी कि शारक और समीना गुलचंद रावी के एक मकान में छुपे हुए हैं। वो मकान शारक के एक एजेंट हफीज की मलकियत था, जो गुलचंद रावी समानाबाद मोड़ और बल्ला स्टाफ के आसपास घूम फिर कर धंधा करता था। इतला देने वाले ने बताया था कि वो यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन उसे शुबा है कि उसने शारक को हफीज के मकान में दाखिल होते हुए देखा था। उसके साथ एक औरत भी थी जिसने बुर्का पहन रखा था। माता गुज्जर अपने 3 आदमियों को लेकर उसी रात हफीज के मकान पर चढ़ दौड़ा था। रात 2 बजे का वक्त था। हफीज मकान की छत पर सो रहा था। नीचे शोर की आवाज सुनकर वो समझा कि पुलिस ने छापा मारा है। वो छाती से दूसरे मकान की छत पर कूदकर भाग निकला। वाजा गुज्जर और उसके साथी झंझनाते हुए बगानों की तलाशी ले रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि हफीज भाग गया है। समीना और शारद तो उस मकान में नहीं मिले। अलबत्ता हफीज की बेबी और 9 उम्र बेटा माजे गुज्जर के काबू में आ गए। तुम्हारा खसम मुझसे भाग कर नहीं जा सकता, उसे तो मैं तलाश कर ही लूंगा, लेकिन तुम अगर अपनी और अपने बेटे की खैरियत चाहती हो तो मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दे दो। इनकार या गलत बयानी की सूरत में मैं पहले तुम्हारे बेटे की खोपड़ी में गोली उतारूंगा
और फिर तुम्हारी बारी आएगी। माजे गुज्जर ने कहा। उसके रहते में भेड़िए की सी वो राट दी। नहीं, खुदा के लिए हमें छोड़ दो। हफीफ की बीवी गिड़गिड़ाई। अगर तुम ये बता दो कि शारिक और समीना कहाँ हैं तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। माजे गुज्जर ने कहा। ये कौन है? मैं तो इनको नहीं जानती। हफीज की बीवी ने कहा। शारिक हफीज का गुरु है और समीना उसकी दाश था। वो दोनों कल यहाँ आए थे। कहाँ गए वो? माजे गुज्जर ने पूछा। मुझे नहीं पता वो कौन थे, हफीज की बीवी ने कांपते हुए लहजे में कहा। वो दोनों मियाँ बीवी ड्राइवर से आए थे, रात यहाँ रहे और आज दोपहर को चले गए। हफीज ने बताया था कि वो उसका दोस्त है। कहाँ गए वो? गुज्जर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, हफीज की बीवी ने जवाब दिया। दोपहर की रोटी खाकर गए थे। मैं सच कहती हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। हफीज के साथ पहली दफा यहाँ आए थे। खुदा के लिए हमें कुछ मत कहना, मेरे बेटे को छोड़ दो। माजा गुज्जर चलने में उसकी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे से समझने में देर ना लगी कि वो झूठ बोल रही थी, लेकिन उसे एक सुराग मिल गया था। उसे यकीन था कि वो समीना और शारिक ही थे और उनके बारे में हफीज ही बता सकता था। वो उन माँ बेटे को छोड़कर चले गए। दूसरे दिन हफीज माजे गुज्जर के हाल लग गया। हफीज ने भी यही बताया कि वो उसका एक दोस्त था जो अपनी बीवी के साथ रायविंड से आया था और रात उसके घर रहने के बाद दूसरे दिन दोपहर को वो चले गए थे। मगर माजा गुज्जर उसकी बात का यकीन करने को तैयार नहीं था। इसे भज्जे के डेरे पर ले चलो, मैं भी एक डेढ़ घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। फिर इससे पूछूंगा कि वो दोनों कौन थे और शारिक कहाँ है। माजे गुज्जर ने अपने आदमियों से कहा। हफीज को उन्होंने कश्मीरी बाजार से पकड़ा और वहीं सड़क पर खड़े बातें करते रहे। माजा गुज्जर तो दिल्ली दरवाजे की तरफ चला गया और उसके आदमी हफीज को लेकर वसनपुरा की तरफ रवाना हो गए। माजा गुज्जर दिल्ली दरवाजे से निकलकर लंडा बाजार में आ गया। जहां एक होटल में बैठा रहा। उसे एक आदमी का इंतजार था। 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी उसका मुलाकाती नहीं आया तो वो भी होटल से निकलकर बाहर आ गया। एक मोरिया पुल और मिस्री शाह से होते हुए वसनपुरा पहुंचने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। उसे जिस गली में जाना था वो बहुत तंग थी। उसने कार बाहर सड़क पर ही रोककर लात कर दी और 2-3 तंग सी गलियों में होता हुआ एक मकान के सामने रुक गया। दस्तक के जवाब में दरवाजा फौरन ही खुल गया। वो एक पुराना सा मकान था। दरवाजा एक अधेड़ उम्र और बारी वर्ग का मॉडल ने खोला था। उसने दुपट्टे को सर पर पट्टी की तरह बांध रखा था। चेहरे पर खबासत नुमाया थी। उसकी आवाज भी बाड़ी कव्वे की तरह भारी और बेसुरी थी। वो लोग कहाँ हैं? माजे गुज्जर ने पूछा। उस आदमी को लेकर पिछले कमरे में घुस गए हैं। कौन है वो? क्यों लाए उसको? उस औरत ने पूछा। जो बात समझ में ना आए ना उसके बारे में सवाल जवाब मत किया करो। माजा गुज्जर कहते हुए कमरे में दाखिल हो गया। उस कमरे के पीछे भी एक कमरा था। माजे ने दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। उसके दोनों आदमी हफीज से पूछगछ कर रहे थे। उनका पूछगछ का तरीका ही बहुत खौफनाक था। उसकी कमीज उतरी हुई थी और जिस्म पर तशद्दुद के कई निशान नजर आ रहे थे। खूंटों से भी खून बह रहा था। कुछ बताया इसने? क्या कहता है ये? माजे गुज्जर ने पूछा। नहीं उस्ताद, उसके एक आदमी ने जवाब दिया। कहता है मुझे शारिक के बारे में कुछ पता नहीं। तो पता करो इससे, माजे गुज्जर ने कहा। वो दोनों आदमी एक बार फिर हफीज पर पल पड़े। हफीज बुरी तरह चीख रहा था लेकिन उसकी चीखें उसी कमरे में घुट कर रह गई थी। तकरीबन आधे घंटे तक हफीज की पिटाई होती रही मगर वो शारिक के बारे में इनकार ही करता रहा। इसे छत से उल्टा लटका दो, माजे गुज्जर ने कहा। हफीज को छत से उल्टा लटका दिया गया और उसके साथ उसकी पिटाई भी होती रही। माजे गुज्जर और उसके दोनों आदमी उस पर गुंचे और ठोकरें बरसाते रहे। माजे गुज्जर पर जुनून तारी था और उसके चेहरे पर दरिंदगी नुमाया थी। वो हफीज से हर कीमत पर शारिक का पता मालूम करना चाहता था। उसने जोरदार ठोकर हफीज से सीने पर मारी। ठोकर ठीक दिल पर लगी। हफीज बुरी तरह तड़पने लगा। मादी ने अपने आदमी को इशारा किया। उन्होंने हफीज को रस्सी से खोलकर फर्श पर डाल दिया। वो कुछ देर तक फर्श पर तड़पता रहा, फिर बेहिस्सो हरकत हो गया। मादी ने उसके जिस्म पर एक और ठोकर मारी मगर हफीज के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। वो झुककर उसे टटोलने लगा और फिर गहरा सांस लेता हुआ सीधा सा हो गया। खत्म हो गया साला, वो बने आदमियों की तरफ देखते हुए बोला। ओए ताजे, तुम यहीं रहोगे और शाम का अंधेरा फैलने के बाद इसकी लाश बोरी में बंद करके शारिक की मदंग वाले अड्डे के सामने फेंक देना। ठीक है उस्ताद, ताजे ने जवाब दिया। अच्छू, तुम मेरे साथ आओ, माजे ने दूसरे आदमी से कहा। माजे गुज्जर ने बाहर जाते हुए जेब से 1000 रुपए निकालकर उस औरत के हाथ में थमा दिए और अच्छू के साथ मकान से बाहर आ गया। माजा गुज्जर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमता रहा और फिर शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद निस्बत रोड वाले डेरे पर आ गया। छापा पड़ने के बाद पुलिस से मुकमुका तो हो गया था मगर माजे गुज्जर ने उस डेरे पर अभी अपना धंधा शुरू नहीं किया था, लेकिन वो कभी कभी यहाँ बैठने लगा था। 9 बजे के करीब फैसलाबाद से उसका एक एजेंट आ गया। उसने बातें करते हुए थैले में से कुछ चीजें निकाली तो उनमें तय किया हुआ एक अखबार भी था।